हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। नाउ इससे पिछली वाली वीडियो में वी हैड डिस्कस्ड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब जो ये कंज्यूमर सरप्लस है ना, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल यूटिलिटी? लेट्स फाइंड आउट। देखिए क्या होता है ना, एक इंसान एक कमोडिटी के लिए उतना ही प्राइस पे करने को तैयार होता है जितना उसे उस कमोडिटी से यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। For example, अगर 1 bar of chocolate gives me marginal utility equivalent to ₹10, ठीक है, ₹10 वर्थ का marginal utility अगर मुझे मिलता है 1 bar of chocolate से, so I will only be willing to pay ₹10 for that chocolate. इससे ज्यादा मैं पे करने के लिए willing नहीं होंगी, ठीक है। So what I am willing to pay for that chocolate is ₹10. कई बार क्या होता है ना कि जो मार्केट प्राइस है ये 1 बार ऑफ चॉकलेट की, तो इसकी मार्केट प्राइस लेस होती है एज कम्पेयर टू व्हाट आई एम विलिंग टू पे। तो सपोज उसकी मार्केट प्राइस है सिर्फ ₹8, सो आई एम विलिंग टू पे 10, लेकिन मुझे पे करना पड़ रहा है सिर्फ 8 क्योंकि यही मार्केट प्राइस है। तो इस केस में मुझे बेनिफिट मिल रहा है ₹2 का, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे मिला इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। So let's look at it in detail now. Consumer surplus. Marshall defined the concept of consumer surplus. Marshall यानी कि Alfred Marshall, ठीक है, as the excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without the things over that which he actually does pay. तो जितना वो willing to pay है अगर वो ग्रेटर है देन द एक्चुअल मार्केट प्राइस, जितना उसको पे करना पड़ रहा है, तो इस केस में द कस्टमर विल गेट अ कंज्यूमर सरप्लस, उसको एक सरप्लस अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। दस कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू व्हाट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सी, if the consumer is ready to pay ₹500 for a bar of chocolate, but the actual price of the chocolate is only ₹100, ठीक है। एक कस्टमर ही इज रेडी टू पे 500, उसको इतनी क्रेविंग हो रही है कि वो सोचता है कि मैं 500 पे कर लूँ, 500 पे करके भी अगर मुझे वो चॉकलेट खाना पड़े तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं खाऊंगा जरूर, आई कैन नॉट गो विदाउट दैट कमोडिटी। लेकिन एक्चुअल में उसकी प्राइस है ओनली 100, तो उसे सरप्लस मिल जाता है ₹400 का, विच इज 500 माइनस द एक्चुअल प्राइस, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक शेड्यूल बनाया हुआ है विद द मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस एंड हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। नाउ सपोज वी आर कंज्यूमिंग 7 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, चॉकलेट ही मान लीजिए आप। तो जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा था 30, ठीक है, और उसकी प्राइस थी ओनली ₹20 इन द मार्केट। ना फर्स्ट यूनिट में आपको इतनी क्रेविंग हो रही थी कि यू वर रेडी टू पे ₹30 रादर देन गो विदाउट इट, ठीक है। अगर 30 भी पड़ता आपको उस चॉकलेट की तो आप खरीद लेते, बट आपको पड़ा कितना, सिर्फ 20। So in this case, your consumer surplus would be ₹10, 30 minus 20. Now आपकी law of diminishing marginal utility ये कहती है कि marginal utility तो आपकी कम होती जाती है, राइट। तो सेकेंड यूनिट में आपकी marginal utility of सिर्फ 28 रह गई है, पहले से कम हो गई, राइट। लेकिन प्राइस तो सेम ही रहेगा कमोडिटी का हर बार, ठीक है। तो प्राइस इज ₹20 ओनली। तो सेकेंड यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो तो आपकी कंज्यूमर सरप्लस रह जाती है ₹8 ओनली। ना अब थर्ड यूनिट में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई, राइट, क्योंकि विथ ईच एडिशनल यूनिट आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो
कम कम होती जाती है. सो योर मार्जिनल यूटिलिटी राइट नाउ इज 26 एंड द प्राइस इज द सेम 20. तो यहाँ पे भी आपको 6 रुपए का सरप्लस मिल रहा है. सिमिलरली फोर्थ यूनिट में यू आर गेटिंग सरप्लस ऑफ ₹4. फिफ्थ यूनिट में यू आर गेटिंग सरप्लस ऑफ ₹2. नाउ एज यू कम टू द सिक्स्थ यूनिट यू कैन सी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है आपकी प्राइस की बराबर. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंज्यूमर सरप्लस इज 0. तो यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, एडिशनल फायदा कुछ नहीं मिल रहा है, राइट. जितना आप विलिंग थे, रेडी थे पे करने को, प्राइस भी उतनी ही है. तो आपकी मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस 0 है. तो इस पॉइंट में ना एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हासिल कर लेता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे उसकी रेडीनेस टू पे एंड मार्केट प्राइस बराबर हो जाती है. नाउ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज करेगी, राइट. तो सेवेंथ यूनिट में आपकी यूटिलिटी है 18 और आपकी प्राइस है 20, राइट. तो यहाँ पे देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव सरप्लस आपका आएगा, क्योंकि व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज लेस देन द प्राइस. ठीक है, प्राइस ही यहाँ पे ज्यादा है, तो आप टेम्पटेड नहीं होंगे. ठीक है, सिक्स्थ यूनिट तक यू आर विलिंग टू, आप टेम्पटेड होंगे खरीदने के लिए. ठीक है, फिफ्थ यूनिट तक तो आपको फायदा ही मिल रहा है. इक्विलिब्रियम पॉइंट में भी यू आर ओके, आप रेडी टू पे जितना है उतना ही प्राइस है. लेकिन जब आपकी जो प्राइस ज्यादा हो जाती है ना, यू आर नाउ नो लॉन्गर टेम्पटेड टू बाय दैट गुड, क्योंकि आपकी यूटिलिटी कम है एज कंपेयर टू प्राइस. ठीक है, सो अगर मैं आपको कहूँ कि अब ये आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल लीजिए फॉर कंज्यूमिंग 7 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी, तो आपकी टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितनी रह जाएगी, वो हो जाएगी, यू एड दिस इंडिविजुअल सरप्लसेस, तो आपको टोटल सरप्लस आपको मिल जाएगा ₹13. ठीक है, सो द कंज्यूमर सरप्लस यू आर रिसीविंग फ्रॉम 7 यूनिट्स ऑफ बार ऑफ चॉकलेट इज ₹30. So now let's plot your marginal utility in a graph, और इस ग्राफ में let's find out कहाँ पे आपका कंज्यूमर सरप्लस है, which area represents the consumer surplus. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने y एक्सिस में लिया है प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, x एक्सिस में हमने लिया है द अमाउंट ऑफ कमोडिटी और द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. ठीक है, और हमने प्लॉट किया है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व है ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है. नाउ व्हाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिमिनिश होती जाती है, राइट. विथ ईच एडिशनल यूनिट यू कंज्यूम आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है. फॉर द फर्स्ट यूनिट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई थी, राइट. जैसे ही आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की थोड़ी सी कम हो गई. सो सिमिलरली जितना भी आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो आपकी यूटिलिटी कम 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 होती जाती है. Now let's say the market price of the commodity is P. So at this point in the marginal utility curve जहाँ पे प्राइस के साथ मीट होती है, so इस पॉइंट R में marginal utility is equals to price, right? तो यहाँ पे आपको कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगी. ये इक्विवेलेंसी पॉइंट हो जाता है जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस मीट करते हैं एंड देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस. तो वो इक्विवेलेंसी पॉइंट आती है एट क्वांटिटी क्यू, राइट. ये एट क्वांटिटी क्यू. ठीक है, ये क्वांटिटी क्यू में योर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मीट्स द प्राइस. नाउ फॉर ऑल यूनिट्स बिफोर दिस क्यू क्वांटिटी आपको कुछ ना कुछ सरप्लस मिल रहा है, राइट. द सरप्लस लाइज बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड अबव द प्राइस. ठीक है, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, मार्जिनल यूटिलिटी यानी द अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे माइनस द प्राइस, द अमाउंट दैट यू हैव टू एक्चुअली पे. ये आपका कंज्यूमर सरप्लस था, राइट. सो दिस अमाउंट वुड लाई बिलो द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, यानी कि यहाँ पे, एंड above the price, यानी कि यहाँ पे. ठीक है, so this entire section
बिलो द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड अबव द प्राइस, जब तक आपका ये इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं आता, सो ये पूरा एरिया आपका हो जाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इन शॉर्ट जो ये ब्लैक शेडेड एरिया है ना, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सरप्लस। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे कि हाउ डिड वी रीच दिस एरिया। हमने पहले एक इक्विवेलेंट पॉइंट पता लगाया जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इक्वल होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमें पता चला कि कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं है एट क्वांटिटी क्यू, लेकिन इसके बिफोर जो क्वांटिटी है यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस होती है एंड इट इज अबव द प्राइस, ठीक है, एंड बिलो द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। नाउ ये जो आपकी कंज्यूमर सरप्लस है ना, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिमांड कर्व। ठीक है, कैसे? नाउ देखिए, कंज्यूमर सरप्लस की अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, सो इट इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड माइनस व्हाट ही पेज, राइट? सो डिमांड बेसिकली क्या है? डिमांड, इट इज द विलिंगनेस टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी एट सर्टेन प्राइस, राइट? सो व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे इज बेसिकली हिज डिमांड। तो अगर हम डिमांड कर्व को प्राइस से कंपेयर करें, सो देन वी कैन फाइंड आउट कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, डिमांड कर्व से भी हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल सकते हैं। निकाल के देखते हैं, चलिए। मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस में वी आर टेकिंग प्राइस ओनली, थोड़ी देर के लिए आप मार्जिनल यूटिलिटी भूल जाइए। ठीक है, और एक्स एक्सिस में देयर इज अमाउंट ऑफ कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है, नाउ अगर आपकी ये वाई एक्सिस प्राइस है और एक्स एक्सिस क्वांटिटी है, तो क्या हम ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को डिमांड कर्व अज्यूम कर सकते हैं? बिकॉज डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? विद द डिक्रीज इन प्राइस आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होती जाती है। देखिए, एट दिस प्राइस योर क्वांटिटी डिमांडेड वाज दिस मच, राइट? इतनी क्वांटिटी आपकी डिमांडेड थी एट दिस प्राइस। जब प्राइस आपकी कम हो गई, सो योर क्वांटिटी डिमांडेड बिकेम दिस मच। तो जैसे ही आपकी प्राइस कम होती जाती है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जाती है, राइट? तो एक ऐसा पॉइंट आता है where what the consumer is willing to pay वो मार्केट प्राइस से बराबर हो जाता है। ठीक है, for quantity Q what he was willing to pay becomes equal to his price। लेकिन for all units below this equilibrium point कंज्यूमर कुछ ना कुछ सरप्लस एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, so this area below the demand curve and above the price, ठीक है, इसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, आपको एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट में पहुंचना है जहां पे आपकी जो यू आर विलिंग टू पे, आपकी जो डिमांड और प्राइस है वो मीट कर लेती है। ठीक है, डिमांड वेयर द प्राइस मीट्स द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हाट अमाउंट यू आर विलिंग टू पे वही आपका मार्केट प्राइस हो जाता है। लेकिन फॉर ऑल क्वांटिटीज बिलो दैट पॉइंट, ठीक है, क्वांटिटीज बिलो दैट पॉइंट यानी कि ये एरिया में आपकी जो डिमांड और जो प्राइस के बीच में जो एरिया है ना, तो वो आपका कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है। तो डिमांड और प्राइस के बीच की एरिया आपकी ये है, राइट? तो ये आपकी कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे बन जाती है। मैंने देखिए ये डिमांड रिलेशन, डिमांड कर्व से रिलेशन यहाँ पे इसलिए पढ़ाया है कंज्यूमर सरप्लस का, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, ऐसे करके पूछा जाता है और आपको ऑप्शन में दिया होता है द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, या फिर द एरिया अबव द डिमांड कर्व एंड बिलो द प्राइस। तो आपको क्या कहना है? इट इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस। ठीक है, डिमांड और प्राइस के बीच का जो एरिया, ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाती है। Now what happens if you increase or decrease the market price? देखिए, करेंटली प्राइस की है और आपका इक्विवेलेंट पॉइंट R है। Now if you increase the price और आपका न्यू प्राइस यहाँ पे P1 हो गया, राइट? सो इन दिस केस जो आपकी इक्विवेलेंट पॉइंट है ना, वो भी इंक्रीज होके यहाँ ऊपर तक आ जाएगी। ठीक है, सो योर न्यू इक्विवेलेंट पॉइंट विल बी R1। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस की जो एरिया है ये डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज द प्राइस इज मीटिंग दिस मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एट अ मच हायर पॉइंट, राइट?
देखिए, अगर आपको फॉर्मूला से भी समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं हम, व्हाट अ कस्टमर इज रेडी टू पे बेसिकली उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, राइट, और मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, तो ये कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला हो जाता है। नाउ व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस मीट्स मार्जिनल यूटिलिटी एट अ मच हायर पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कम हो जाती है। सो दैट्स व्हाई कंज्यूमर सरप्लस आपकी कम हो जाती है, ठीक है। Now what happens if you decrease the market price, ठीक है। अगर आप मार्केट प्राइस को डिक्रीज कर दोगे, तो लेट्स से योर न्यू P1 इज दिस, तो इस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम है ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, राइट, और आपकी जो कंज्यूमर सरप्लस की एरिया है ये और इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली फॉर्मूला से अगर आप समझना चाहो तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, तो जब आप प्राइस डिक्रीज करोगे ना, सो द प्राइस विल मीट दिस मार्जिनल यूटिलिटी एट अ मच लोअर पॉइंट, तो जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिफरेंस है ना, ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विल आल्सो इंक्रीज। सो देखिए, ये एक एग्जांपल है, द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले प्राइस P था और आपकी इक्विवेलेंट पॉइंट E थी, तो आपने प्राइस डिक्रीज कर दिया, सो न्यू प्राइस इज P1 एंड द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज F, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, अगर पहले सिर्फ A था, तो अब ये A और B ये दोनों ही आपकी A, B और C, ठीक है, ये तीनों ही आपकी कंज्यूमर सरप्लस की एरिया डिफाइन करती है। नाउ अगर आपको याद हो तो जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो वन ऑफ द रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड हमने कंसिडर किया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, इट वाज वन ऑफ द रैशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसा हमने क्यों बोला था? देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी तो आपकी डिमिनिश होती रहती है, राइट, विच ईच एडिशनल यूनिट इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी प्राइस से बराबर हो जाती है, राइट। इस पॉइंट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बैठा होता है। नाउ ही इज नॉट टेम्प्टेड टू बाय एनी एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, क्योंकि इसकी यूटिलिटी उसकी प्राइस से बराबर हो गई है। नाउ इफ यू डिक्रीज द प्राइस, क्या होता है ना कि ही सीज दैट हिज यूटिलिटी इज हायर देन द प्राइस, he can experience some consumer surplus if you decrease the price, right? So because he sees कि उसकी utility अब high हो रही है price से, so he is tempted to buy additional unit of that commodity only when you decrease the price, ठीक है। तो इसीलिए law of demand में हम कहते हैं कि as you decrease the price, demand increases. So I hope आपको क्यों उसको एज अ रैशनल दिया गया था ये आपको समझ आ गया होगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस। सो इफ यू स्टिल हैव डाउट, आप कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। सो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।